हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो रसायन विज्ञान के टॉपिक में हम लोग जो संयोजी आबंध होते हैं उन्हीं के विषय में पढ़ रहे थे। संयोजकता क्या है ये हमने पढ़ा। अब इसी के बाद का आज का हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत संयोजी यौगिक। वैद्युत संयोजी यौगिक। ठीक, तो आज का हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत संयोजी यौगिक। क्या होते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक, इन्हीं पर चर्चा करनी है। तो देखिए, वैद्युत संयोजी यौगिक, इनकी परिभाषा होती है कि वे यौगिक जिनमें संयोजी बंध पाया जाता है, जिनमें संयोजी बंध पाया जाता है अथवा जिनके परमाणु विपरीत आयनों से बने होते हैं। विपरीत आयनों से बने होते हैं। ठीक है। वैद्युत संयोजी यौगिक क्या होते हैं? वैद्युत संयोजी यौगिक उन कंपाउंडों को, उन यौगिकों को कहा जाता है जिनके यौगिक में संयोजी बॉन्ड उपस्थित होते हैं। बैलेंसी बॉन्ड उपस्थित होने वाले एलिमेंट्स में, यानी जिनमें भी बैलेंसी बॉन्ड पाया जाएगा उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत संयोजी यौगिक कहेंगे। ठीक है। और आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम है कि वैद्युत संयोजी बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉनों के या आयनों के स्थानांतरण से किसी के बीच बॉन्ड बनेगा तो उसे हम लोग कहेंगे वैद्युत संयोजी बॉन्ड। और वैद्युत संयोजी बॉन्ड जिन कंपाउंडों में पाया जाएगा उन सभी कंपाउंडों को, उन सभी यौगिकों को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। अतः इसकी परिभाषा दिखाई गई, वे यौगिक जिनमें संयोजी बंध पाया जाता है अथवा जिनके परमाणु विपरीत आयनों से बने होते हैं, या विपरीत आयनों से बने होंगे तभी उसमें संयोजी बॉन्ड पाया जाएगा। तो विपरीत आयनों से बने हो या उनमें संयोजी बॉन्ड अवेलेबल हो, वो ऐसे यौगिकों को हम लोग कहेंगे वैद्युत संयोजी यौगिक। जैसे हो गया हमारा NaCl, जैसे हो गया हमारा H2O, ये सारे के सारे हमारे वैद्युत संयोजी यौगिक हैं, क्योंकि इन यौगिकों का निर्माण जो है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से अथवा आयनों के स्थानांतरण से होता है। बात समझ में आई? ठीक, जैसे हो गया आपका MgCl2। तो ये सारे लोग जो हैं आपके वैद्युत संयोजी यौगिक हो गए। तो वैद्युत संयोजी यौगिक उन यौगिकों को कहा जाता है जिन यौगिकों में वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है अथवा वो विपरीत प्रकार के आयनों से मिलकर के बने होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अगला हेडिंग, वैद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण। वैद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण, यानी जो हमारे वैद्युत संयोजी कंपाउंड होंगे उनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, इन्हीं के विषय में पढ़ना है। तो इनका पहला सामान्य लक्षण होता है
कि आयनिक यौगिकों के जो क्रिस्टल होते हैं धनावेश अथवा ऋणावेश से बने होते हैं। ठीक, इनका पहला सामान्य लक्षण है कि ये यौगिक धनायन तथा ऋणायन से बने होते हैं, और अगर ऋणायन और धनायन से ये बने होंगे तो आप ये अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि इनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। अर्थात हमारे ये जो वैद्युत संयोजी कंपाउंड होंगे, वैद्युत संयोजी कंपाउंड के जितने भी यौगिक हैं एक दूसरे से स्थिर वैद्युत बल से बने होंगे। ठीक, अगला हमारा है कि इनका जो गलनांक होता है, इनका गलनांक ये बहुत हाई होते हैं, उच्च होते हैं। बात समझ आए? वैद्युत संयोजी यौगिकों के जो गलनांक होते हैं ये कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट इसका है कि ये जो हमारे वैद्युत संयोजी यौगिक हैं, ये यौगिक ध्रुवीय विलायकों में भी विलय होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। बात समझ में आई? ठीक, तो ये वैद्युत संयोजी यौगिकों के कुछ सामान्य लक्षण हो गए, जैसे कि ये यौगिक धनायन तथा ऋणायन से बने हैं, और अगर ये धनायन और ऋणायन से मिलकर के बने होंगे तो एकदम स्पष्ट है कि इनके जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होंगे। दूसरी जरूरी बात कि इनका गलनांक बहुत उच्च होता है, हाई होता है। तीसरी जरूरी बात कि ये यौगिक ध्रुवीय विलायकों में भी आसानी के साथ घुल जाते हैं। बात समझ में? तो ये हमारे वैद्युत संयोजी यौगिकों के कुछ सामान्य लक्षण थे। अगला सहसंयोजक आबंध। संयोजक आबंध कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जरा इसकी परिभाषा देखें। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। बंध कहा जाता है। चलिए, तो सहसंयोजक आबंध क्या होते हैं? एक बार परिभाषा इसकी सुनिए। सहसंयोजक आबंध वे बंध होते हैं जो परमाणु, जो एलिमेंट हमारे जो भी बॉन्ड बनाएंगे, जब वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की युग्म के साझा करने से बनने वाला बॉन्ड सहसंयोजक बॉन्ड कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे एक उदाहरण जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए H प्लस H गिव्स H2। यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन का पहला मॉलिक्यूल है, यह हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जुड़ेगा। बात समझ रहे?
यानी ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में साझा करके एक दूसरे से जुड़ते हैं। ऐसे कंडीशन में जब भी कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके बॉन्ड बनाएगा, तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? सहसंयोजक आबंध कहेंगे। अतः इसकी परिभाषा लिखाई गई है कि परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन या परमाणुओं के मध्य, आप यहाँ कह सकते हैं परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहा जाता है या आबंध कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है सहसंयोजक आबंध की? कि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से या इलेक्ट्रॉन जोड़े के साझेदारी से बनने वाले बॉन्ड को सहसंयोजक बंध कहा जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, अगला हेडिंग देखते हैं लोग। तो हमारा अगला हेडिंग ये कि एकल युग्म और त्रिक बंध। एकल युग्म तथा त्रिक बंध। एकल युग्म तथा त्रिक बंध क्या है? देखिए जरा, जैसे एकल बंध तब बनता है जब किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल के परमाणु एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके एक दूसरे से जुड़े। जैसे ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ये जुड़ गया दूसरे हाइड्रोजन के साथ। ठीक, जैसे हो गया हमारा क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ जरा सा देखिए 1 2 3 4 5 6। जैसे यहाँ पे क्लोरीन, जो दोनों हमारे Cl है, क्लोरीन है। आप क्लोरीन को देख रहे हैं कि इसे क्रॉस से दर्शाएंगे। देखिए जो क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन इस वाले क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का दोनों साझा कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के साझा करने से जब बॉन्ड बनेगा तो उसे हम लोग कहेंगे एकल बॉन्ड। और युग्म बॉन्ड का मतलब जब दो इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बॉन्ड बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं युग्म बॉन्ड। जैसे ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, अब जरा देखिए 1 2 3 6, ये हो गया। अब जब ये एक दूसरे से जुड़ेंगे तो जरा देखिए 1 2 3 4। अब यहां जब ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जुड़ रहे हैं। बात समझ में आई? तो जब ये दो इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से जुड़ेंगे तब जो बॉन्ड बनेगा ये हम युग्म बंध कहेंगे। और त्रिक बंध क्या होता है? त्रिक बंध तब बनता है जब हमारे मॉलिक्यूल, हमारे परमाणु एक दूसरे से 3 इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बने। जब वो 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा एक दूसरे से करेंगे, इस परिस्थिति में उनके बीच बनने वाला बॉन्ड त्रिक बॉन्ड कहलाता है। तो एकल बॉन्ड तब बनेगा जब 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, युग्म बंध तब बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, और त्रिक बंध तब बनेगा जब 3 इलेक्ट्रॉनों के साझा होने से बॉन्ड बने। तो बच्चों अब आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।